ये एक ऐसी शख्सियत थी, जब भी कोई इनका इंटरव्यू लेता बेबाक जवाब सुनकर दंग सा रह जाता। पीने पिलाने से तो कोई परहेज नहीं ना सरकार को। हम कोई विनोबा भावे और मोरारजी देसाई नहीं। आप भी बियर पीते हैं? सर, आदमी को कुछ ना कुछ तो ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि लोग उनको कहेंगे कि आदमी है। आप इतना फिट कैसे रहते हैं? मैं ना पैसा खाता हूँ ना अनाज खाता हूँ, मैं गालियाँ ज्यादा खाता हूँ। इनके नाम में इतना गुरूर था कि कभी सरकार का हिस्सा न होने पर भी सरकार को अपने जेब में लेकर घूमते थे। खुलेआम दावा कर चुके थे कि मेरी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को तोड़वाया है, फिर भी मजाल है कि देश का सीएम हो या पीएम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। ये वही बाला साहब ठाकरे जिन्होंने मुसलमानों को देश का कैंसर कहा और हरा जहर कहा, साथ ही मुसलमानों को एंटी नेशनल बताया। नमस्कार दोस्तों, 23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के पुणे में एक बच्चा जन्म लेता है और ये परिवार का सबसे बड़ा लड़का होता है। इनके पिता केशव सीताराम ठाकरे पेशे से एक राइटर और जर्नलिस्ट हुआ करते थे। मैं आपको कहानी बता रहा हूं उस महाराष्ट्र की उस शख्सियत की जिनके नाम से पूरी मुंबई डरा करती थी। इनके पिता अंग्रेजी लेखक विलियम मैकोइस ठकरे के फैन हुआ करते थे, तो उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर अपने पारिवारिक नाम में ठकरे नाम जोड़ लिया, जो बाद में ठाकरे बन जाता है। वैसे तो ये मराठी बोलने वाले कायस्थ परिवार से आते थे। इन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है तो ये बहुत कम ही उम्र में स्कूल छोड़ देते हैं। बाद में मीना नाम की लड़की से शादी करते हैं। साल था 1996। मशहूर कार्टूनिस्ट प्रशांत कुलकर्णी एक राजनीतिक हस्ती का इंटरव्यू ले रहे थे। बात शुरू होने से पहले कहा गया कि आपका बनाया हुआ प्रोग्रेन एरो वाला कार्टून बहुत अच्छा था, अब इस कार्टून पर आ जाओ। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी हस्ती कार्टून बात क्यों कर रही है। दरअसल तारीफ करने वाला शख्स भी एक कार्टूनिस्ट ही था और उनका नाम था बाला साहब ठाकरे। दरअसल बाला साहब ठाकरे ने प्रशांत के जिस कार्टून की तारीफ की थी उसका राजनीति में बहुत महत्व हुआ करता था। कुछ दिन पहले पुणे के अलका थिएटर में रमेश किनी की बॉडी मिली थी। इस मिस्टीरियस मर्डर केस में बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे का संबंध बताया जा रहा था और शिवसेना का पार्टी सिंबल भी तीर कमान हुआ करता था। तो प्रशांत कुलकर्णी का इशारा पार्टी की तरफ था। उन्होंने कार्टून में टूटे तीर की नोक पर टपकता खून दिखाया था और लिखा था ब्रोकन एरो। ऐसे बेबाकी जीवन जीने वाले बाला साहब ठाकरे 17 नवंबर 2012 को आखिरी सांस लेते हैं। दोस्तों, ये तो मात्र एक छोटी सी कहानी है। आइए आपको कुछ ऐसे बड़े किस्सों की तरफ ले चलते हैं जो बाला साहब ठाकरे के जीवन की रियल घटना है। 1960 के दशक में मुंबई शहर में बड़े कारोबार पर गुजरातियों का कब्जा हुआ करता था और छोटे कारोबार पर साउथ इंडियन और मुस्लिम का दबदबा हुआ करता था। यानी मराठाओं के काम धंधे के लिए न के बराबर स्कोप हुआ करता था। बाल ठाकरे ने इस पर गौर किया और मराठाओं की आवाज बन गए और बहुत जल्दी मराठाओं के बीच पॉपुलर भी बन गए। पॉपुलर होने के पीछे की कहानी हमेशा जो बोल दिया करते थे वही होता था। फिर चाहे किसी बड़े पद पर हो या ना हो, इनके चाहने वाले भी उस काम को कराकर ही मानते थे। उनको समझ आ गया था कि वो राजनीति के बिना मराठाओं के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे और 1966 में शिवसेना का गठन करते हैं और अपने पहले ही मैनिफेस्टो में दक्षिण भारतीय लोगों की जगह मराठाओं को नौकरी देने की बात कर देते हैं और दक्षिण भारतीयों के खिलाफ पुंगी बजाओ लुंगी हटाओ का नारा चलाते हैं। 1967 के विधानसभा चुनाव में बरेली विधानसभा से क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी की टिकट पर कृष्णा देसाई ने जीत दर्ज की। आक्रामक तेवर और बेहतरीन भाषण शैली की वजह से वह बहुत जल्दी पूरे महाराष्ट्र में फेमस हो जाता है। 5 जून 1970 की रात लालबाग के ललित राइस मिल में कृष्णा देसाई आम लोगों से मिल रहे थे। तभी कुछ लोगों ने देसाई को किसी बहाने से बाहर बुलाया और हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई। उस वक्त के सियासी माहौल में चर्चा होने लगी थी कि इसके पीछे शिवसेना का ही हाथ है और बाला साहब ठाकरे ने इसका विरोध किया और वामपंथियों को राष्ट्र का विरोधी बताकर 15 रैलियां की और पहली विधानसभा सीट जीत ली। पार्टी का कोई भी नेता क्यों ना हो, बाला साहब ठाकरे का विरोध कर ही नहीं सकता था। 1967 की बात है। शिवसेना पार्टी शुरू हुए अभी साल भर बीता था। इसके टॉप लीडर बाला साहब ठाकरे थे और बलवंत मंत्री को पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा नेता माना जाने लगा था। शिवसेना के तमाम मंचों पर बाला साहब ठाकरे के साथ बलवंत मंत्री जरूर दिखाई देते थे। हालांकि दोनों नेताओं में मतभेद जरूर दिखाई देने लगा था। बलवंत मंत्री ने एक बार शिवसेना की बड़ी बैठक में अपने भाषण में कहा कि शिवसेना को किसी एक शख्स के जरिए कंट्रोल किए जाने के बजाय लोकतांत्रिक तरीके से चलना चाहिए। वहां मौजूद शिव सैनिकों को लगा कि बाला साहब ठाकरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। शिव सैनिकों ने उन्हें खींचकर जूतों से पीटने लगे
और कपड़े फाड़ दिए और चेहरे पर कालिया पोतकर माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। बलवंत मंत्री बाला साहब ठाकरे के चरणों में झुककर माफी मांगते हैं। अब पार्टी धीरे धीरे कट्टर व हिंदुत्व की तरफ शिफ्ट होने लगी थी। बाला साहब ठाकरे का कहना था कि महाराष्ट्र में वहां के युवाओं के हितों की रक्षा करना सबसे जरूरी है। इसी बात से इंस्पायर होकर धीरे धीरे मुंबई के हर इलाके के स्थानीय दबंग युवा शिवसेना में शामिल होने लगे और एक गॉडफादर की तरह ठाकरे हर झगड़े को सुलझाने लगे। इसके बाद ठाकरे ने मराठी मानुस के साथ कट्टर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को अपनाया। 1990 के दशक में नारा दिया, गर्व से कहो हम हिंदू है। ये इतने कट्टर छवि के व्यक्ति थे कि इनकी एक आवाज पे पूरी मुंबई थम जाती थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या के बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद पूरे देश में दंगे की आग भड़क उठी। मस्जिद गिराए जाने के बाद दक्षिण मुंबई के डोंगरी में 2 बड़ी घटनाएं होती है। पहला, मराठी हिंदू मजदूर की मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दूसरा, मुंबई के ही राधाबाई चौल में एक विकलांग समेत 6 हिंदुओं को जलाकर मार दिया गया था। और इन सब घटनाओं के बीच मुंबई में तनाव की स्थिति बनी रहती है। और बाला साहब ठाकरे वैसे ही मुस्लिमों को देश का कैंसर कहते थे और ये कहते थे कि मेरी वजह से देश में युद्ध होता है तो होने दिया जाए। हुआ भी यही कि 6 जनवरी 1993 को शिव सैनिक की भीड़ मुंबई की सड़कों पर उतर गई। धार्मिक नारे लगाते हुए शिव सैनिक पूरे शहर में रैलियां निकालने लगे। अगले 2 दिनों के लिए पूरी मुंबई थम सी गई थी। मुंबई के ठाणे में हिंदू और मुस्लिमों के बीच दंगे भड़क गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इनमें 575 मुस्लिम और 275 हिंदुओं मारे गए। बाद में विरासत की लड़ाई में शिवसेना में दरार सी आने लगी थी। साल 2000 आते आते बाला साहब ठाकरे के बाद उनका भतीजा राज ठाकरे दूसरे नंबर का नेता हो गया था और ऐसा माना जाने लगा था कि बाला साहब ठाकरे के बाद राज ठाकरे ही शिवसेना संभाले। पर बेटा उद्धव ठाकरे का भी बाला साहब ठाकरे को सोचना था और उन्होंने उद्धव ठाकरे को जिम्मेदारियां देना चालू कर दी। इसी वजह से राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे अपने बड़े पापा के साथ बगावत शुरू कर दी। कुछ सालों के अंदर उद्धव ठाकरे का पार्टी में और उनके फैसलों पर असर दिखने लगा था। इसीलिए राज ठाकरे के लिए उनके साथ काम करना मुश्किल सा हो गया था। जनवरी 2006 में राज ठाकरे शिवसेना के छात्र संगठन भारतीय विद्यार्थी सेना के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से एक अलग पार्टी बना लेते हैं। आज भी कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि रियल शिवसेना कौन सी है। दरअसल शिवसेना अब तक 5 बार अपनी पार्टी का सिंबल चेंज कर चुकी है। आपने स्क्रीन पर जो नाम दिख रहे हैं ये अब तक पार्टी के सिंबल रह चुके हैं। पहले मसाल था, फिर ढाल और तलवार थी, फिर उगते सूरज था और बाद में रेलवे इंजन और ताड़ के पेड़ भी रह चुके हैं। अब जो रियल में शिवसेना है, जो उद्धव ठाकरे के पास है, उसका सिंबल मसाल है और जो शिवसेना से अलग हुई पार्टी राज ठाकरे की थी, इसका सिंबल तीर कमान है। 2019 के महाराष्ट्र आम चुनाव में जब बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन के साथ बहुमत हासिल किया तो सीएम पद को लेकर बहस हुई और गठबंधन टूट गया। पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र में 3 सीएम देखे हैं। कभी शिवसेना में बगावत हुई तो कभी शरद पवार की एनसीपी में बगावत हुई। दोस्तों, आप लोग एक बात जरूर बताएं कि बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद क्या शिवसेना में अब वो बात नहीं रही जो शिवसेना को फिर से खड़ा कर सके। 20 नवंबर को जनता ही फैसला करेगी कि वो किसके गठबंधन में जाना चाहती है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।